ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है ज्वालामुखी। इंग्लिश में इसको वोल्केनो कहते हैं। और सामान्य रूप से सभी जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, सब लोग जो इसको जानते हैं कि ज्वालामुखी धरातल के अंदर से कुछ बहुत ही गर्म मैग्मा लावा निकलता है। जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो निकलती हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जाने थे, तो इस क्लास में अब वोल्केनो के बारे में जानते हैं, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जानते हैं। और जो अर्थक्वेक है और जो ज्वालामुखी है ये एक दूसरे से संबंधित है, डायरेक्ट लिंक है। तो इसीलिए हम जो है क्रम से इसको बता रहे हैं, जिससे कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। तो ये इंटरलिंक करके आप लोग इसको तैयार कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। चलिए देखते हैं। ज्वालामुखी इसको कहते किसे हैं? सामान्यतः जान जाइए कि धरातल के अंदर से जो पिघली हुई बहुत ही पिघली हुई चट्टानें हैं, उसका जो उसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही अत्यधिक होता है। जब वो पिघली हुई चट्टानें और जो भी गैस, धूल, वाष्प हैं वो धरातल के ऊपर आते हैं, तो उस पूरी क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको। पहले कहते किसे हैं? ज्वालामुखी का अर्थ उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ज्वाला मतलब आग, जो धधकता हुआ आग है, और मुखी यानी उसका मुख। तो जो छिद्र होता है उसके मुख से जो पृथ्वी के अंदर से जो आग एक तरह से आप लोग कह लीजिए निकलती है, तो उसी को संयुक्त रूप से ज्वालामुखी नाम दिया गया है। ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी का अर्थ उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ठीक है, इसका संबंध जो है ये सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर से और जो लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, ऊपर आता है, ये सबको पता है। वही यहाँ कह रहे हैं। और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। और ये जो छिद्र होता है, ये जो दरार कह ले, दरार भी होता है, छिद्र भी होता है, इसके माध्यम से जो आपका ये गैस है, तो चूंकि अब गर्म है, ज्वाला की तरह निकलता है, तो उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होना ही होना है, वो गर्म होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प ये सब निकलती है। इनसे गैसें भी तरह तरह की निकलती हैं। तो इससे कुछ हानियां तो बहुत है, लेकिन फायदे भी होते हैं। इससे गंधक वगैरह निकलता है, तो और जो वाष्प निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, उसको एकत्रित करके बिजली भी इससे बनाई जाती है, बनाई जा सकती है। इटली और अमेरिका में इसका पूरा उपयोग किया जाता है। इससे जो जलवाष्प निकलते हैं उसको एकत्रित करके इसका आर्थिक उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ज्वालामुखी जैसे कुछ भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, कुछ वजह होती है। तो ज्वालामुखी जो घटित होता है, जो घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी जो आते हैं वो क्यों आते हैं? तो जाके कोई देखा नहीं कि धरातल के अंदर कैसे होता है, लेकिन चूंकि जब धरातल के अंदर से मैग्मा ऊपर आता है और वो लावा पूरा बाहर गरम गरम एकदम गरम होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इससे अनुमान लगाया गया कि जो आपका धरातल के अंदर जो चट्टानें हैं, जो आपके तत्व है, ये सारी चीजें जो है पिघली हुई अवस्था में हैं।
तो उनका तापमान ज्यादा है, और चूंकि वो गैस बनती है तो वो ऊपर आने की कोशिश करती है, हमेशा उसमें लहरें उठती रहती हैं, तो वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं। और होता क्या है कि सब जगह ज्वालामुखी नहीं आते, कुछ ये नहीं कि हर जगह, जैसे यहाँ भी वहां भी सारी जगह नहीं आते हैं, कुछ निश्चित समय नहीं, कुछ निश्चित स्थान होते हैं, वहां वहां पे ये आते हैं। जैसे आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, दरार हो गया, फिशर इरप्शन हो गया, ये सब इन सब से आते हैं। तो ये माना गया कि जहां पे धरातल कमजोर होता है, ठीक है, जहां पे आपका धरातल कमजोर होता है, वो वहां से तोड़ के, जहां पे जैसे अब कोई लेयर है तो जहां पे वो मजबूत होगी, नीचे कोई चीज धक्का देगी तो वो तो टूटेगी नहीं, लेकिन जहां पे कमजोर होता है धरातल, वहां से वो तोड़ के ऊपर आती है। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि जो ज्वालामुखी है वो जहां पे धरातल कमजोर होता है, वहां से वो वहां पे उत्पन्न होता है ज्वालामुखी। और कमजोर कहाँ पे धरातल होगा? जो हमारा मोशन जोन होता है, जहां पे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर होती हैं, वो वाला एरिया जो है कमजोर होता है, वहां पे आपका भूकंप और ज्वालामुखी की अधिक घटनाएं देखी जाती हैं। तो ये कुछ रीजन है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किन ज्वालामुखी से किसका मतलब सबसे ज्यादा, ज्वालामुखी से क्या सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है, किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। तो ये है गैस तथा जलवाष्प। एग्जाम में अगर पूछता है कि इनमें से बताइए कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी से कौन निकलता है, किसका प्रतिशत ज्यादा होता है, तो आप लोग बिना सोचे समझे गैस और जलवाष्प पे आंसर अपना दे सकते हैं। तो ये क्या है कि सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं, इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। जलवाष्प, ओनली जलवाष्प आप लोग इस पे लगाइएगा। कितना प्रतिशत होता है? 60 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। इसको भूलेगा नहीं, इसको याद रखिएगा कि जलवाष्प की मात्रा 60 से 90% होती है, 60 से 90% होती है। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन से हैं पदार्थ जो निकलते हैं, जो चीजें निकलती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ये है, अगला है आपका विखंडित पदार्थ। विखंडित मतलब कि आपके छोटे छोटे टुकड़े जो है, छोटे बड़े मिला के उन सबको जो है ये कह रहे हैं कि वो सब निकलते हैं। तो वो जो टुकड़े निकलते हैं उसको कुछ नाम दिया गया है, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जो काफी बड़े हैं, उनको नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े, इनको धूल और जो राख से बने होते हैं, चट्टान के जो टुकड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको टफ बोलते हैं। अगला देखिए, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े। मटर के जो दाने होते हैं, उतने बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैपली। उनको बोलते हैं लैपली। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हैं क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है कि इतने बड़े आकार के टुकड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्या होता है? मटर के दाने के आकार वाले जो टुकड़े होते हैं उनको लैपली बोलते हैं। इसके बाद कुछ इंच से कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, इनको बोलते हैं बॉम्ब। क्या बोलते हैं इनको? बॉम्ब। इसके बाद है आपका पूर्णाकृत,
यानी कोण के आकार का बड़े आकार के टुकड़े जिनको बोलते हैं ब्रेसिया। क्या बोलते हैं? ब्रेसिया। टफ लैपली, टफ उसको बोलते हैं जो धूल राख से चट्टानी टुकड़े बनते हैं, उनको टफ बोलते हैं। इसके बाद यही जो टफ है, ये अगर सागर के किनारे वाले एरिया में अगर ज्वालामुखी आता है तो उससे जो निकलता है वो सागर में पानी के अंदर जाता है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं टफ। इसके बाद है मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, इनको लैपली बोलते हैं। इसके बाद कुछ इंच से कई फीट तक के व्यास वाले टुकड़े, इनको हम बोलते हैं बॉम्ब। इसके बाद कोण के आकार के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं ब्रेसिया। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई कुछ पदार्थ जो कि ज्वालामुखी से निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं? आपके जलवाष्प और विखंडित पदार्थ। लास्ट है आपका लावा निकलता है। चलिए उसको देख लेते हैं। क्या निकलता है? लावा। ठीक है, चलिए लावा, ये तो सबको पता है ज्वालामुखी है तो लावा तो निकलेगा, लेकिन मैग्मा और लावा दो चीजें होती हैं। भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। कुछ नहीं है, बस यही है कि जो ये लावा है जब तक ये भूगर्भ में है यानी धरातल के अंदर है तब तक ये मैग्मा कहलाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा, धरातल के ऊपर आ जाएगा, तब ये लावा कहलाता है। अंतर बस यही है, चीजें वही है, लेकिन समय जब ये अंदर होती है तो मैग्मा कहते हैं, और जब ऊपर आ जाती हैं तो इनको लावा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। यही चीज है इसमें। तो तीन चीजें ज्वालामुखी से निकलती हैं। एक होता है जलवाष्प, जिसमें कि जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, 60 से 90%। उसके बाद आपके विखंडित पदार्थ निकलते हैं, टफ, ब्रेसिया, और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो सब निकलते हैं। इसके बाद आपका लावा निकलता है, और लावा जो मैग्मा जब ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, जब तक वो धरातल के अंदर रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखिए। इसमें है, इसके बाद जो आपका लावा निकलता है उसमें कुछ तत्व निकलते हैं। वो क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। एसिड लावा उसी में है, लावा के ही रेफरेंस में एक आगे है कि अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। एक जो एसिड लावा होता है, जिसमें जो एसिड लावा कहा जाता है वो अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे स्ट्रोम्बोली, इटली में जो है वो, इटली के पास एक आपका द्वीप है, लिपारी द्वीप, वहां पे ये स्ट्रोम्बोली आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। तो वहां पे इस तरह के एसिड लावा पाए जाते हैं, इस तरह के लावा मिलते हैं। कहाँ पे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के पास। इसके बाद है पाई डी डोम। इसके बाद पाई डी डोम ज्वालामुखी जो है वो फ्रांस में है, वहां पे भी एसिड लावा पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका बेसिक लावा। बेसिक लावा हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला होता है। इसमें क्या होता है? गाढ़ा और चिपचिपा होता है, लेकिन बेसिक लावा में ये हल्का और पतला होता है।
और धरातल पर जल्दी फैल जाता है। जब कोई चीज पतली है तो वो जल्दी फैल जाएगी, और गाढ़ी है तो उसको फैलने में समय लगेगा। तो धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला होता है। सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। जैसे मोना लोआ, ये हवाई द्वीप पे एक ज्वालामुखी है, वहां पे इस तरह के लावा मिलते हैं, बेसिक लावा। मोना लोआ हवाई द्वीप पर है। हम एग्जाम्पल के साथ आपको जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं विश्व में वो मतलब बताते जा रहे हैं, इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि जैसे स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, आपका पाइडीडोम कहाँ पे है, ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो हम इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ आपको उसको इंक्लूड करते हुए बताते जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एसिड लावा, जिसमें आपकी सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद है आपका बेसिक लावा, जिसमें कि सिलिका की मात्रा कम होती है, यह हल्का पतला होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि अब तो हम लोग जान लिए कि कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कैसे कितने क्या तत्व ज्यादा होते हैं, क्या कम होते हैं। लेकिन अब देखते हैं ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए ज्वालामुखी के अंग, जैसे कोई स्थान होता है तो कहीं से पहाड़ की तरह होता है, कहाँ से निकलता है, और फिर उसकी पाइप कहाँ से होती है, किस तरह से उसकी संरचना होती है, तो उसमें कई इसके अंग होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा का जमाव होता है। ठीक है, मान लीजिए ये ज्वालामुखी छिद्र है, इसका मुख है, यहाँ से आपका ये निकलता है। ठीक है, ये निकलता है, तो जब ये निकलता है तो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे गिरेगा, तो जब ये गिरता है तो ये धीरे 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 एक शंकु के आकार का हो जाता है, कोन के आकार का हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी की छिद्र के चारों तरफ लावा का जमाव जब हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी शंकु वल्केनिक कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्केनिक कोन। बड़े आकार को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब जब ये कोन जो है बड़े आकार के हो जाते हैं, बड़े आकार के हो जाते हैं, मतलब ये इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, कुछ यहाँ हो जाए, कुछ यहाँ हो जाए। ठीक है, तो ये पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं, तो इन्हें ज्वालामुखी पर्वत का नाम दिया जाता है। ठीक है, और जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, इक्वेडोर में कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। इसको याद रखिएगा। अभी आगे हम कोटापैक्सी दिखाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो कोटापैक्सी है इक्वेडोर में, वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखिएगा इसको। हाँ, आगे देखिए, छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। ठीक है, अब जैसे ये होल है, तो यहाँ पे जो जब ज्वालामुखी आएगा ऊपर, तो किसी नली से, किसी पाइप के द्वारा ही तो आएगा। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि इसका जो धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी नली, वल्केनो पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वल्केनो पाइप बोलते हैं। अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा वल्केनिक क्रेटर। क्रेटर आपने नाम सुना होगा, जब छिद्र का बड़ा रूप, जो होल होता है ज्वालामुखी जहां से निकलता है, जब उसका आकार बड़ा हो जाता है तो वो क्रेटर हो जाता है।
और जब उससे ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है, एकदम से समाप्त हो जाता है, कभी नहीं निकलता है, लेकिन वो क्रेटर की तरह तो होता ही होता है, तो उसमें पानी भर जाने पर वो एक झील का रूप ले लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। तो छिद्र का विस्तार ही क्रेटर कहलाता है। जैसे ये होल है, यहाँ से निकलता है, जब ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा तो ये क्रेटर हो जाएगा, और जब इसमें यहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा तो इसमें किन्हीं वजह से या बारिश से, जिस भी वजह से यहाँ पे पानी जब भर जाएगा तो ये झील का रूप धारण कर लेता है, तो इसे क्रेटर झील बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कॉल्डेरा। कॉल्डेरा जो है क्रेटर का अत्यधिक विस्तार। ये क्या है? छिद्र है। इसका बड़ा विस्तार क्रेटर हो गया। क्रेटर का भी बड़ा विस्तार कॉल्डेरा हो गया। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है, ये छिद्र है आपका, इसका बड़ा रूप जो है क्रेटर हो गया, और क्रेटर का भी बड़ा रूप हो गया कॉल्डेरा। ठीक है, और इसका कॉल्डेरा जो है आपको, ये जो लेक टोआ है, लेक टोआ, यहाँ पे बहुत पहले ज्वालामुखी मतलब आते थे, लेकिन अब नहीं है। तो ये कहाँ पे है? सुमात्रा में, लेक टोआ। ठीक है, ये काल्डेरा का जो है उदाहरण है। ठीक है, इस जगह पे याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा हम बता रहे हैं। लेक टोआ कहाँ पे है? आपका सुमात्रा में, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहां पे ये है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ देखिए, अभी जो हमने आपको बताया वही चीजें यहाँ पे आपको फिगर के साथ बताई गई हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ज्वालामुखी छिद्र हो गया ये। ठीक है, यहाँ से ये निकलता है, ये मैंने बताया था, देखिए। और ज्वालामुखी क्रेटर, यही जब इसका बड़ा रूप हो गया तो ये क्रेटर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये है पाइप, ज्वालामुखी पाइप। ये नीचे ऐसे धरातल के अंदर, मतलब आंतरिक भाग से जुड़ी होती है, इसी से आपका मैग्मा जो है ऊपर आता है। जब ये ऊपर आके इधर इधर सारी जगह बिखर जाता है तो ये होता है लावा। ठीक है, और ये देखिए इस आकार में इस तरह से बिखर गया है, तो इसका शेप किस तरह से हो गया है? शंकु की तरह, ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनो कोन। तो ये हो गया ज्वालामुखी छिद्र। फिगर में मैंने आपको बता दिया, ये ज्वालामुखी क्रेटर हो गया, इसका बड़ा आकार हो गया। इसके बाद है ज्वालामुखी पाइप, वोल्केनो पाइप, जहाँ ये धरातल के अंदर से, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों से जुड़ी होती है, जहां से आपका मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आके बाहर ऐसे बिखर जाता है, और इसको लावा बोलते हैं। और जब ये इस तरह से फैल जाता है तो धीरे धीरे ये शंकु के आकार का हो जाता है, और पहाड़, ज्वालामुखी माउंटेन उसको कहते हैं जब ये इसका आकार काफी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, इस तरह से जैसे पर्वत जैसा दिखने लगे, पहाड़ों जैसा दिखने लगे, तो इसका ये शेप हो गया, इसके ये अंग हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, अभी हम आपको काल्डेरा बता रहे थे, इस तरह से आपका काल्डेरा होता है। ठीक है, ये है आपका काल्डेरा, ये ये देखिए, ये इतना बड़ा है। ठीक है, और इसके अंदर भी एक पाया जाता है, तो इसको जब काल्डेरा के अंदर भी एक काल्डेरा पाया जाए तो उसको घोंसलादार काल्डेरा उसको बोलते हैं। ये देखिए, ये है इसका आकार, इसी तरह का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिगर हम आपको दिखा दिए जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहें, और एक इमेज आपके माइंड में बन जाए कि हाँ, जब ये चीज काल्डेरा की बात आए या क्रेटर की बात आए, कोई भी
शब्द आपके सामने आए तो आपके दिमाग में वो इमेज तुरंत बन जाए कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, चलिए अब जो ज्वालामुखी होते हैं उनका उद्गार जो है वो निकलते कैसे हैं, उसके उसे कई प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तो दरार जो होता है फिशर इरप्शन होता है उसके द्वारा निकलते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन होता है उसके द्वारा निकलते हैं। तो देखते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, कौन से केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसको सबसे पहले कौन सा आता है, केंद्रीय उद्गार का मतलब जो कि बीच से ये निकलती हैं, मतलब बीच से निकलती हैं, किनारे से नहीं कहीं से निकलती हैं या दरार से नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये बीच से निकलती है, इसलिए केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हवाई ज्वालामुखी, ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये ध्यान रखिएगा ये जो नाम है ये सारे जो ज्वालामुखी हैं उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है, क्योंकि उसमें जिस तरह से ज्वालामुखी निकलते हैं, लावा जिस तरह से निकलता है, गैसें निकलती हैं, उन्हीं के आधार पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, हवाई ज्वालामुखी उद्गार शांत ढंग से होता है और विस्फोटक पदार्थ कम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हवाईयन ज्वालामुखी होते हैं वो यानी कि हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी है वो उनका उद्गार बहुत ही शांत ढंग से होता है, विस्फोटक पदार्थ कम होते हैं, यानी कि बहुत ही विस्फोट के साथ वो नहीं निकलते हैं। लावा पतला होता है, गैस की तीव्रता में कमी होती है, जाहिर सी बात है गैस जब कम होगा तो विस्फोट तो कम ही होगा, होता ही नहीं है कभी कभी। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, तो इसमें कौन से प्रमुख हैं, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जहां पे इस प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एसिड लावा में बता रही थी उसमें उसका एग्जाम्पल था कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी वो इटली के लिपारी द्वीप में पाया जाता है, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसमें किस तरह से उद्गार होते हैं, निकलते हैं, प्रथम प्रकार की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्र होता है, मतलब इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा तेजी से निकलता है। ठीक है, इसकी इसकी तुलना में हवाईयन ज्वालामुखी की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेज निकलता है, गैस के मार्ग में रुकावट होने से विस्फोट होते हैं। ठीक है, जो ये अब जैसे ये है धरातल, जब गैस बनती है तो ये ऊपर आने की कोशिश करेगी, ये धरातल रुकावट है, तो जब इसको तोड़ के ऊपर आएगी तो काफी विस्फोटक होगी, आवाज भी करेगी। तो वही ये कह रहे हैं कि गैस के मार्ग में रुकावट होने से विस्फोटक होते हैं। भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर इटली में ये पाया जाता है। भूमध्य सागर में ये है लिपारी द्वीप इटली के पास, और यहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को मेडिटेरियन सी का यानी भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, लाइट हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमेशा इसमें से ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं, तो आसपास के एरिया में उजाला मतलब रहता है, आसपास का जो जगह है वो दिखता रहता है, वहां रात को भी उजाला दिखता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि भूमध्य सागर का आपका भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, वो कौन सा है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है इस पे और बन भी सकता है, आता है इस पे। ठीक है, इसके बाद है आपका वल्केनो ज्वालामुखी।
इसमें क्या होता है, विस्फोटक और भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये काफी तेज उद्गार होता है इनका और आवाज भी काफी ज्यादा होती है। लावा चिपचिपा लसदार होता है, इसका जो लावा होता है बहुत ही चिपचिपा और लसदार होता है, गाढ़ा होता है। इसका आकार फूल गोभी के समान होता है। ठीक है, फूल गोभी मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे, बता ही देते हैं। और वल्केनो ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर, इटली का जो लिपारी द्वीप है यहीं पर वल्केनो भी पाया जाता है। इस तरह का जो ज्वालामुखी है यहीं पर ये भी पाया जाता है। इसको हम दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिए ये है वल्केनो, ठीक है। ये है हवाईयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, ये बहुत ही शांत ढंग से इसका उद्गार होता है। ठीक है, इसमें कोई आवाज नहीं निकलती है, ऊपर जैसे धुआं धुआं नहीं होता है, बादल नहीं बनते हैं। और ये है आपका स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, इसमें जब स्ट्रोम्बोली से जब आपका लावा मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इतनी ऊंचाई तक जाता है, इस आकार में ये दिखता है, जिसको कि आपको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। इसके बाद है आपका आपका ये आ जाएगा, ये है आपका वल्केनियन ज्वालामुखी। ये वल्केनियन इटली के लिपारी द्वीप पर यह भी पाया जाता है। लिपारी आइलैंड जो है वहां पे भी ये पाया जाता है। इसमें क्या, अभी मैंने बताया कि जो वल्केनो है उसमें बहुत ही ज्यादा विस्फोट के साथ निकलता है, बहुत भयंकर उद्गार होता है उसमें। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका आकार फूल गोभी की तरह होता है, जिस जिस तरह आपकी फूल गोभी का शेप होता है, इस तरह से जब ये आसमान में जाता है तो ऐसा दिखता है, इस तरह के बादल बन जाते हैं। ठीक है, ये इसका शेप है। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं कि जो वल्केनो प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वो बहुत ही भयंकर होते हैं, बहुत ही विस्फोटक होते हैं, उनका लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, लसदार होता है। और जब वो निकलते हैं तो इतनी तीव्र गति से निकलते हैं, काफी ऊंचाई पे जाते हैं, और जो बादल उससे बनते हैं वो जो फूल गोभी की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इससे इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तीन तो मैंने आपको बताया था, बाकी दो और है, इसको बता देते हैं फिर दिखाते हैं आपको अगला। इसके बाद वल्केनो तक मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद है पिलियन ज्वालामुखी। ये जो होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जितने भी इस तरह के सेंट्रल इरप्शन जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो कौन सा होता है, पिलियन ज्वालामुखी होता है। ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये इतनी फोर्स से निकलता है कि आसमान में भी जाता है, धुआं और बादल वगैरह सब बन जाते हैं, और इसका कुछ हिस्सा पहाड़ के ऊपर से नीचे भी आता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही अधिक विनाशकारी होता है, अत्यधिक विस्फोटक और भयंकर होता है। अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर, ठीक है, पीली ज्वालामुखी उद्गार 1902 में हुआ था, उसी के आधार पर इसका नाम पिलियन ज्वालामुखी रखा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पिलियन ज्वालामुखी। इसके बाद है वेसुवियस ज्वालामुखी, ये है आपका इटली में है। ये जो ज्वालामुखी है वेसुवियस, ये इटली में है। वल्केनियन प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, इनका आकार इन्हीं के जैसा ही होता है, लेकिन गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यानी कि ये जो गैस होती हैं ये जब निकलती हैं तो काफी तीव्र होती है, बहुत तेज इनकी स्पीड होती है, और
ये जितनी ऊंचाई तक जाते हैं पिलियन, उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक ये चली जाती हैं। चलिए इसको हम आपको बता देते हैं फिगर में दिखा के, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये है आपका पिलियन, ये है आपका पिलियन ज्वालामुखी। ये देखिए मैंने बताया था कि कुछ भाग जब ये निकलता है तो कुछ भाग आसमान में जाता है और कुछ इधर नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद है आपका वेसुवियस ज्वालामुखी, इस तरह से होता है। और देखिए ये इसके जो पहाड़ी एरिया है जहां से निकलता है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये इतनी तेजी से निकलता है कि ये काफी ऊंचाई तक जाता है, आसमान में काफी ऊंचाई तक चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दिखता है। इस तो मैंने आपको फिगर के साथ आपको बता दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैंने बताया हवाईयन, जो कि सेंटर इरेप्शन जो होता है ज्वालामुखी का, हवाईयन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वोल्केनो ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी, इन सब के बारे में हमने बता भी दिया और फिगर में समझा भी दिया। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है आपका दूसरा जो आता है दरारी उद्भेदन, फिशर इरेप्शन जो होता है, दरारी उद्भेदन होता है, वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। दरारों से लावा प्रवाहित होकर निकलता है, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे निकलता है। मतलब मैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन मैं आपको बताई थी, जब मैं प्लेट वाला टॉपिक बता रही थी उसमें मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं तो बीच वाले एरिया में ऐसे दरार पड़ जाता है, वहां से लावा निकलता है। ठीक है, तो वही यह कह रहा है कि जो दरारों से लावा प्रवाहित होकर निकलता है, और ये कहाँ से निकलता है, जहां पे रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं, ये वहीं से निकलता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के जो इरेप्शन होते हैं, ज्वालामुखी जो निकलते हैं, वो कहाँ पे होंगे, आपके अटलांटिक ओशन में पाए जाते होंगे, क्योंकि आपका रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह आप इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। चलिए अब एक हम आपको ये जो फिशर इरेप्शन होता है, दरारी उद्भेदन जो है, उसको एक फिगर दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये किसी एक जगह से नहीं निकलता है। ठीक है, ये किसी एक जगह से नहीं निकलता है, यहाँ से निकल जाए यहाँ से, ये ऐसे निकलता है, ऐसे कटा फटा जगह होता है, बीच बीच में जगह होता है, यहाँ से निकलेगा, इधर बह जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, थोड़ा यहाँ से निकलेगा, मतलब काफी एरिया को ये कवर करके निकलता रहता है, हमेशा निकलता रहता है। ठीक है, ये देखिए फिगर में आपको ज्यादा स्पष्ट होगा ये। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा सक्रियता के आधार पर कि ज्वालामुखी जो एक्टिव होते हैं, कौन से एक्टिव होते हैं, कौन से जो शांत होते हैं। इसमें कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं इसको। सक्रिय ज्वालामुखी, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा बाहर निकलते रहते हैं। मतलब ये रुकते नहीं है, कंटिन्यू इसमें से निकलते रहते हैं, कभी ये शांत नहीं होते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जाना भी इनके पास किसी को अलाउ नहीं होता है, क्योंकि बहुत खतरा होता है, हमेशा यहाँ से निकलते रहते हैं, धूल, धुआं, गैस, वाष्प, ये सब
इसके बाद है वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। तो इस तरह के जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनो है, वो 500 से अधिक है, विश्व में 500 से अधिक है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है एक। आपको पता है कि जो हमारा अंडमान निकोबार है, कई द्वीप को मिला के है, उसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसी में है आपका एक बैरन द्वीप, वहां पे है एक्टिव वोल्केनो। तो इंडिया में मात्र एक ऐसा वोल्केनो है, कौन सा? बैरन द्वीप पर है बैरन वोल्केनो, जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है हवाई द्वीप। अब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ और इसी में मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं आपको बताती चलूं और याद आपको हो जाए। तो ये जितने भी मैं यहाँ तक ये बताऊंगी, ये सारे एक्टिव हैं। ठीक है, हवाईयन द्वीप, हवाई द्वीप पर जो मिलते हैं वो किलायू है। इंडोनेशिया में समेरू, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, वहां पे समेरू है ज्वालामुखी। फिर मेरापी है, वहां पे पाया जाता है। फिर वनुआतु, यहाँ पे यासूर ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर सिसिली द्वीप पर माउंट एटना पाया जाता है, जहाँ पे आपका इटली में ही शंबोली पाया जाता है, अभी मैंने बताया था। तो वहां पे एक एटना द्वीप है, सॉरी सिसिली द्वीप है, वहां पे एटना ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद है इक्वाडोर। आप लोग याद करिए, मैं अभी पहले बता रही थी कि जो आपका सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत है वो है इक्वाडोर में कोटापेक्सी। तो देखिए वो है एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आएगा वो। इक्वाडोर में कोटापेक्सी जो है वो है एक्टिव वोल्केनो, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, इसको याद रखिएगा। कोटापेक्सी है इक्वाडोर में। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे, सीमा पे आपको ओजेस डेल सलाडो मिलेगा। ठीक है, ओजेस डेल सलाडो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इसके अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। इसके बाद है अंटार्कटिका रास द्वीप पर। ठीक है, यहाँ आपको माउंट इरेबस मिलेगा, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। मैंने आपको ये बताया, इसलिए बताया कि आपको ये याद रहे, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है, कोटापेक्सी कहाँ पे है, समेरू कहाँ पे है, मेरापी कहाँ पे है, माउंट इरेबस कहाँ पे है, ओजेस डेल सलाडो कहाँ पे है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया, और ये सारे जो है एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है किंतु कभी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पहले इसमें उद्गार नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें उद्गार हो सकता है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकते हैं, निकल सकते हैं। सॉरी, इसका जो एग्जाम्पल है वो इटली, अभी मैंने विसुवियस बताया था, इटली में है विसुवियस जो ज्वालामुखी है, वो इस कैटेगरी में आता है। जापान का जो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वो इस कैटेगरी में आता है, वहां पे भी उद्गार होने की संभावना है, निकलने की ज्वालामुखी संभावना है। इंडोनेशिया का क्राकाटाओ 1883 में 1883 में इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब जो है तब से नहीं हुआ, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जाती है कि आगे इसमें हो सकता है। तो कहाँ पे? इंडोनेशिया का क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है वहां पे। ठीक है, इसके बाद अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इसको शांत ज्वालामुखी, मतलब अब इसको उद्गार नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अभी उद्गार की संभावना है, इसलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में डालते हैं कि भविष्य में इसमें उद्गार हो सकता
है। तो कौन कौन से हैं आपके? इटली का वेसुवियस है, जापान का फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ है और अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, कौन सा आता है? शांत ज्वालामुखी। इसे किसे कहते हैं? पुनः उद्गार की संभावना नहीं होती है, मतलब ये एकदम शांत होते हैं, इसमें अब कभी भी उद्गार या इरप्शन नहीं होगा, ज्वालामुखी या इससे निकलने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं? ईरान में है देवबंद, ईरान में देवबंद है, यहाँ पे अब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। इसके बाद है पाकिस्तान में को सुल्तान है ज्वालामुखी, वहां पे भी अब नहीं होता है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है, यहाँ पे भी नहीं होता है। तंजानिया का किलिमंजारो है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? तो तंजानिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी पाया जाता है। इक्वाडोर में चिम्बेराजो जो ज्वालामुखी है वो इस कैटेगरी में आता है, शांत है। अब वहां पे आपका इरेप्शन नहीं होता है, उद्गार नहीं होता है। फिर एंडीज पर्वत की श्रृंखला में एक है एकांका गुआ ज्वालामुखी, वो भी इस कैटेगरी में आता है, यानी अब वो शांत हो गया, वहां पे उद्गार नहीं होता है। ठीक है, इस तरह हमने आपको ये ज्वालामुखी को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है मैंने बता दिया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि विश्व में किन किन जगहों पर आपका ज्वालामुखी ज्यादा पाया जाता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ज्वालामुखी विश्व वितरण। ठीक है, विश्व में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? अब आप लोग सोच सकते हैं, जब हमने बताया, आज भी बताया, जब मैं प्लेट का बता रही थी तब भी मैंने बताया था कि जहाँ पे मोशन जोन होता है वहां पे आपके अर्थक्वेक और वल्केनो आते हैं जाते, क्योंकि वहां पे जो एरिया है वो कमजोर होता है, वहां पे जो धरातल है वो कमजोर होता है, तो उसको तोड़ के बाहर आने में उनको आसानी होती है। देख लेते हैं इसको। 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो है उसके सहारे 15% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है तो कौन सा वहां पे इरेप्शन होगा? वहां पे फिशर इरेप्शन होगा, यानी दरारी उद्भेदन होगा। ठीक है, और 80% विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। विनाशात्मक प्लेट किनारा मैंने बताया था कि जहां पे दो प्लेटें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए, वो आपका विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस किनारे पे पाए जाते हैं, किस मार्जिन पे? 80% विनाशात्मक प्लेट किनारे पे पाए जाते हैं, इनके सहारे। अब देख लेते हैं इसका एरिया कौन कौन सा है। इसका एरिया है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, इसमें कौन सा है? ये जो है प्रशांत वाला एरिया है, पैसिफिक ओशन का जो एरिया है ज्वालामुखी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी एरिया में आते हैं। द्वीप और तटीय भागों में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि जो ये किनारे के भाग हैं, जो प्रशांत महासागर के किनारे के भाग हैं, तटीय एरिया, देशों का जो तटीय एरिया है वहां पे ये पाए जाते हैं, यानी कि आपका महाद्वीप और महासागर के जो किनारे हैं जहाँ पे उनका मिलन स्थल है वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं। और विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं, यहाँ इसका मतलब आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लेटें टकरा रही हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, क्योंकि विनाशात्मक प्लेट किनारा तो वही होता है। ठीक है, तो इसके सहारे यहाँ पे पाए जाते हैं ज्वालामुखी।
और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिंग ऑफ फायर। ये क्वेश्चन बन सकता है या बनता भी है कि रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं, या अग्निवलय, हिंदी में इसको अग्निवलय कहते हैं, अग्निवलय किसको कहते हैं। तो आप लोग जहाँ पे प्रशांत वाला क्षेत्र होगा, प्रशांत महासागर का, वहां पे आप लोग लगा सकते हैं इसको, वहीं पे लगाएंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी कि जो आपका जहाँ पे नए पर्वतों का निर्माण हो रहा है या अभी ये बन रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे नए पर्वतों का निर्माण हो रहा है वहां पे ये ज्यादा आते हैं, वहां पे भी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पाए जाते हैं, यानी विनाशात्मक प्लेट किनारे पाए जाते हैं। तो इन स्थानों पे आते हैं आपके ज्वालामुखी, देख सकते हैं इसको। अधिकांश विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो ज्वालामुखी आते हैं वो अधिकांश विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है। यानी कि दो प्लेटें, ये सारी प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, और टकरा रही हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। तो इस वजह से, और ये वाला जब हिस्सा नीचे जाएगा तो ये इसका कुछ भाग धरातल के अंदर जाएगा, फिर तापमान इतना ज्यादा होगा कि पिघल के वो मैग्मा के रूप में फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसके बाद है आपका नवीन वलित पर्वत के सहारे पूरब से पश्चिम। जो जब मैं आपका अर्थक्वेक पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में पूरब से पश्चिम की तरफ जो भूकंप वाला जोन है वो पाया जाता है, और सेम उसी तरह आपका ज्वालामुखी वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। इसके बाद है आपका मध्य अटलांटिक मेखला, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, ठीक है। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ये मिलते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारे, ठीक है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा वहीं पे इस तरह के आपके ज्वालामुखी होते हैं, और ये कहाँ पे होंगे? मध्य अटलांटिक मेखला में, यानी अटलांटिक महासागर में जो एस आकार का ये शेप है, यहाँ से इस तरह फिशर इरप्शन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है दो प्लेटों के अपसरण, डाइवर्जेंस के कारण दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। दो प्लेटें दूर जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, तो बीच की जगह में दरार पड़ जाती है, और वो जो दरार होता है या उसे भ्रंश कहते हैं, वो जो भ्रंश होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है, तो उसी के सहारे आपका मैग्मा जो है ऊपर आने की कोशिश करता है। तो वही है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा के ऊपर आकर ठंडा होने से नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। इस तरह से जो है ये जो आपका भ्रंश हो या दरार हो, तो इसमें आकर जो है एस्थेनोस्फीयर से, यानी जहां से आपका मैग्मा आता है, मैंने मेंटल का ऊपरी हिस्सा और धरातली हिस्सा उसको मिला के जो एस्थेनोस्फीयर कहते हैं उस एरिया को, वहां से आपका मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, ऊपर आके ठंडा होता है, और ठंडा होके लावा के रूप में वो एक नए क्रस्ट का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद है आइसलैंड मेखला सर्वाधिक सक्रिय है, और जो अटलांटिक ओशन में ये आइसलैंड आपको ऊपरी हिस्से में मिलेगा। आइसलैंड आपने नाम भी सुना होगा। तो वहां पे इस तरह के जो ये आपके कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन किनारे वहां पे बहुत हैं, तो वहां पे इस तरह के फिशर इरप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ज्वालामुखी के फिशर इरप्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? आइसलैंड वाले एरिया में, आइसलैंड मेखला में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक और इसका प्रकार है, इसको देख लेते हैं हम लोग।
एक है आपका अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वल्केनो। ये क्या है, महाद्वीपी या महासागरीय प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अभी तो हम बता रहे थे कि किनारे वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो वो तो प्लेट की बातें हो गई कि जो भी प्लेट टेक्टोनिक की के बारे में मैंने बताया कि उसके जो किनारे होते हैं उसके सहारे आपके ज्वालामुखी निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो, जैसे ये महाद्वीप है या महाद्वीप है या महासागर है, तो महासागर की तली में बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किनारे नहीं, यहाँ पे इस जगह भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की जो ज्वालामुखी है उसे इंट्राप्लेट वल्केनो बोलते हैं। और कैसे होते हैं कि महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, मतलब इसके नीचे भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो जहाँ पे इसको धरातल कमजोर मिलता है वहां से ये तोड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, यही जो इंट्राप्लेट वल्केनो है इन्हीं की वजह से उनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो महासागर में द्वीप होते हैं वो उसका कारण क्या है, उसके बनने का कारण ये है इंट्राप्लेट वल्केनो। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिगर में देख लेते हैं, आपको समझा देंगे, समझ में ज्यादा सही ढंग से आ जाएगा। चलिए, ये देखिए हम आपको जो अभी मैंने बताया जो डिस्ट्रीब्यूशन था ज्वालामुखी का कहाँ कहाँ पे होता है विश्व में, तो ये वाला एरिया देखिए, ये है प्रशांत महासागर का क्षेत्र जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस जहाँ पे ये है, ये देखिए सिंबल है आपका, इससे पता चलेगा आपको, इस वाले क्षेत्र में आता है, इस वाले क्षेत्र में आता है। ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो गया। और ये मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया जिसमें आपका ये म्यांमार का क्षेत्र, इंडोनेशिया का क्षेत्र, और इधर जो है आल्पस का, आल्पस में है ये इटली वाला क्षेत्र। इटली में भी ज्वालामुखी मैंने बताया था जो भी है, तो स्ट्रोम्बोली, एटना, ये सब है। तो ये है मध्य महाद्वीपीय वाला क्षेत्र, ये है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जहाँ पे आपके ज्वालामुखी आते हैं, रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। और ये है आपका किलिमंजारो, यहाँ पे लिखा भी है किलिमंजारो तंजानिया में आप पाया जाता है, और बीच बीच में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसका क्या रीजन है, इंट्राप्लेट वल्केनो, जो अभी मैंने बताया था कि महाद्वीप महासागर के बीच में भी जो प्लेटें होती हैं उसके नीचे से भी मैग्मा निकलने की कोशिश करता है, तो वहां पे भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख के इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रोम्बोली है, यहाँ पे देखिए चिम्बेराजो है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे किलिमंजारो है, यहाँ पे एटना है, ठीक है, वेसुवियस है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मेयान है, यहाँ पे फ्यूजियामा है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मैप के साथ इसको दिखा दिया। इसके बाद आपका जो फिशर इरप्शन होता है वो ये वाला क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, आइसलैंड का क्षेत्र जो है, तो इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करना ही होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद एक और मैप हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है,
अभी मैंने आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया था कि प्रशांत महासागर के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पे विश्व का 80% ज्वालामुखी होता है। इतना ज्वालामुखी वहां पे पाया जाता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसका जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से है भी कि एकदम रिंग जैसा जो है ऐसे गोल आकार में ऐसे कवर किया हुआ है, तो इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्षेत्र, ये ये पूरा, ये जहां जहां पे ये इस क्षेत्र के बना हुआ है वहां वहां पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं इस तरह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। और अंटार्कटिका महाद्वीप में भी इस यहाँ पे इस किनारे पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस शेप का ये आकार बनता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ पे, विश्व का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय इलाके में आता है। ठीक है, इस किनारे वाले क्षेत्र में आता है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है हमारा गीजर। ये ज्वालामुखी का जो अंतिम स्टेज होता है, लास्ट में, मतलब वहां पे समाप्त होने की अवस्था होती है एक तरह से, तो वहां पे इस तरह के गीजर निकलते हैं, मतलब गीजर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सामान्यतः आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे घर में आपके गीजर होता है, वहां से आप ऑन कर देते हैं तो फिर गर्म पानी आता है लाइट ऑन करने पे, तो सेम इसी तरह की यहाँ से जो है ये गर्म जल का स्रोत होता है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है, समय समय पे निकलता रहता है फव्वारे की तरह, तो इसीलिए इसको गीजर कहा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये। गर्म जल स्रोत होते हैं जिनमें अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकलता है। ठीक है, समय समय पर इसमें गरम पानी निकलता है और लगातार नहीं निकलता है, लगातार नहीं निकलता है, समय समय पे मतलब एक बार निकला तो 10 मिनट बाद फिर जो है आएगा, 15 मिनट बाद फिर आएगा, इस तरह से कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है, बहुत ज्यादा ये कभी कभी ऊंचाई तक चले जाते हैं। जैसे अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, अमेरिका में एक नेशनल पार्क है येलोस्टोन, यहाँ पे इस गीजर के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब काफी बड़े एरिया में यहाँ पे जगह जगह आपको गीजर फव्वारे देखने को मिलेंगे, वो धरातल के अंदर से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये निकले होते हैं, ये देखिए इस तरह से ये निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये जुड़े होते हैं, यहाँ तप्त शैल होती है जो आपकी यहाँ पे, ये इसकी यहाँ से गर्म होता है और फिर इस तरह से ऐसे यहाँ से निकलता है, फिर ये ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फैल जाता है, तो समय समय पे निकलता रहता है। चलिए ये मैंने बता दिया, आगे देखते हैं। आगे देखिए ये है, इसका पूरा अंडरग्राउंड वाला एरिया है, नीचे का धरातल के अंदर से ऊपर कैसे इसका इरेप्शन होता है, कैसे ये निकलता है। देखिए यहाँ से तो आपको पता है, यहाँ से तो ये निकलता है, ये पानी ऐसे, ये पानी की बूंदें नीचे जाती हैं धरातल के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये है, ये मैग्मा वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, देखिए मैग्मा वाला क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ से ये जब जल की बूंदें ये आती हैं तो ये हीट हो जाती हैं और फिर इस माध्यम से जो है ये बाहर आती हैं। ठीक है, ये काफी ऊंचाई तक चली जाती हैं। और एक होता है आपका हॉट स्प्रिंग, तो जो आपका गीजर होता है वो समय समय पे, थोड़े थोड़े समय पे निकलता रहता है आपके फव्वारे की तरह, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग होता है वो भी इसी तरह निकलता है, लेकिन ये एक एरिया में ऐसे पानी
आपका हमेशा ये रहता है, ये गर्म हमेशा रहता है, ये फव्वारे की तरह नहीं निकलता है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग हो गया ये, और ये हो गया गीजर। और येलोस्टोन पार्क में अमेरिका के ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, ये देखिए, ये आपका है ओल्ड फेथफुल। जब ये निकलता है तो ये काफी ऊंचाई तक जाता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये काफी ऊंचाई तक जाता है। मैं इसको फिगर इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि इस तरह का होता है। तो गीजर जो नेचुरली जो गीजर होते हैं वो इस तरह से समय समय पे निकलते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, यही है ओल्ड फेथफुल गीजर है। ये काफी नजदीक से लिया गया है, इसको आप देखिए, अनुमान लगा सकते हैं कितना ये ऊंचाई पे जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूम रोल्स, धुआंरे। इसको क्या बोलते हैं? धुआंरे बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी सक्रियता की अंतिम अवस्था में छिद्र से गैस और वाष्प निकलता है। ये एकदम ज्वालामुखी का लास्ट स्टेज होता है, जब जहां से निकलना बंद होने की अवस्था में होता है, तो वहां पे ये आपका ये कौन सा धुआंरे वहां से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इसमें गंधक की मात्रा अधिक होती है, और पानी नहीं निकलता, इसमें से वाष्प निकलते हैं। ठीक है, वाष्प निकलते हैं, गंधक की मात्रा अधिक होती है, अतः इसे सोलर तारा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक, अलास्का का जो कटमई वाला क्षेत्र है, कटमई नेशनल पार्क है, वहां पे आपको ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक ये आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। इसका आर्थिक उपयोग भी है। अमेरिका और इटली में गर्म वाष्प और गैसों को एकत्रित करके बिजली बनाई जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि इससे जो ये जो निकलता है फ्यूमरोल जो होता है, इसको एकत्रित करके इसके गैस और वाष्प को इससे बिजली बनाई जाती है, इसका आर्थिक उपयोग किया जाता है। और पर्यटन के हिसाब से भी ये बहुत ही आकर्षक होता है, यहाँ पे लोग देखने भी जाते हैं इसको। ठीक है, तो ये है, देखिए, जो आपका ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक है वो ये है। ठीक है, ये यही है, आप देख सकते हैं, दूर से आपको क्लियर दिखेगा। ये है जगह जगह पे आपको ये यहाँ से आपका सॉरी यहाँ से ये निकलता रहता है, कहीं यहाँ से, कहीं यहाँ से, इस तरह से ये निकलता रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको फिगर के साथ इसको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिपीट करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ज्वालामुखी है कौन कहाँ पे पाए जाते हैं उसको आप लोग याद करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।